प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का कक्षा 9 की इस एनसीईआरटी बुक प्रश्नावली 2 के इसमें भाग नंबर 2 है। आप सभी लोग जानते होंगे कि इसका भाग नंबर 1 हो चुका है। आज का भाग नंबर 2 है, जिसमें से कुछ क्वेश्चन शेष बचे थे, आज हम उनको करने वाले हैं। यदि भाग नंबर 1 देखा होगा तो आपको बेहतरीन तरीके से चल के गुणनखंड समझ में आए होंगे। आज कुछ नए तरीके के चल के गुणनखंड सीखने वाले हैं। लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। जैसे कि प्यारे बच्चों, हम हर बार कहते हैं कि यदि आपको समझना है तो आप एकाग्रता तरीके से आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। 28वें नंबर क्वेश्चन का गुणनखंड ज्ञात करना है। जैसा कि आप जानते होंगे कि सबसे पहले हमको चर का जो समीकरण होता है, चर का समीकरण क्या होता है, ax का स्क्वायर प्लस में bx होता है और प्लस में c होता है। तो हमको इससे और इस समीकरण में तुलना करनी पड़ती है। यदि आपने कल का भाग नहीं देखा है तो देख लीजिए, ठीक है। चलते हैं। तो अब यदि हम इस समीकरण का इससे तुलना करेंगे, जैसा कि हम कल भी करते थे, और ऐसा ही करना है जब किसी चर के समीकरण चर का गुणनखंड ज्ञात करना हो तो, ठीक है। इसका तुलना करेंगे। इसका तुलना हम क्यों कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको a और b और c का मान चाहिए, मैंने बताया था कल। तो चलते हैं, c का अगर तुलना करेंगे तो देखो c हमारे पास आ गया 108 आ गया, ठीक है। अगर b की तुलना करेंगे तो b हमारे पास 3 आ गया। और वैसे भी a का अगर देखें तो a का मतलब होता है x स्क्वायर कि गुणे में कौन सी संख्या है। तो यहाँ पर कोई संख्या नहीं है तो इसका मतलब 1 है। तो इसका मतलब कि a का मतलब हुआ कि हमारे पास a आ गया, ठीक है। अब इसके बाद हमको क्या करने वाले हैं, हम फिर क्या करते हैं, हम करते हैं कि भैया a और c का गुणा कराते हैं। ऐसा ही करते हैं कि नहीं करते। तो a और c का गुणा कराएंगे तो a के पास 1 है और c के पास 108 है, तो 108 और 1 का गुणा कराएंगे तो हमारे पास आने वाला है 108 ही आने वाला, ठीक है। अब 108 के ऐसे 108 के गुणनखंड करना है और उनको दो भागों में बांटना है। उनको दो भागों में बांटने के बाद हमको या तो जोड़ करके या तो घटा करके हमको b के बराबर अर्थात 3 ज्ञात करना है, जैसा कि आपको मालूम होगा। तो हम पहले इसको 108 को यानी कि a और b के गुणनखंड का, पहले a और b के जो हमारे पास गुणा आया है उसका हम गुणनखंड करते हैं। तो 108 का यदि हम गुणनखंड करने की कोशिश करें तो इतना कुछ आने वाला है। 2 से 2 दूनिया 4 हो जाए और 2 सत्ते हो जाता है, 3 नैया होता है, 3 और 3 होता है, ठीक है। तो 3 त्रिकाई 9, 9 3 27, 27 दूनी 54 और 54 दूनी 4 दूनी 5 दूनी 10, राइट, ठीक है। तो यदि हम देखें प्यारे बच्चों तो 108 के जो आपके गुणनखंड आए 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे और 3 गुणे 3 आ गए, ठीक है। इन गुणनखंडों को ऐसे दो भागों में बांटना है कि यदि उन भागों को हम गुणा कराएं तो 108 ही आए, लेकिन उनका ये तो जोड़ दें या तो घटा करके आपस में, या तो उनको जोड़ दें या तो घटा दें, 3 आ जाए यानी b का मान आ जाए। तो देखो यदि हम देखें प्यारे बच्चों तो इसको हम एक डिपार्ट में 3 रख लेते हैं, ठीक है। एक डिपार्ट में क्या करते हैं, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 रख लेते हैं, और इधर ये पूरा एक डिपार्ट रख लेते हैं। इस डिपार्ट से हमको 12 मिला, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 मिल गया, ठीक है। इस डिपार्ट से हमको 3 त्रिकाई 9 मिल गया। अगर हम इन दोनों का गुणा करते हैं तो 108 आता है, 12 नहीं है 108 होता है, ये तो बढ़िया बात है। अब यदि इन दोनों को जोड़ते हैं तो 81 आता है, जो कि हमको चाहिए नहीं। 21 आता है, 81 नहीं 21 आता है, हमको चाहिए नहीं। तो हमारे पास देख दूसरा रास्ता कि शायद हम इनको घटाएं, घटाने पर आ जाए। तो 12 में यदि हम 9 को घटाते हैं तो हमारे पास 3 आ जाता है, यानी कि यही को हम ले लेंगे, यही हमारे गुणनखंड हो जाएंगे, ठीक है। x का स्क्वायर माइनस का 3 की जगह क्या हो जाएगा, 12 माइनस का 9 हो जाएगा, यहाँ पर x हो जाएगा माइनस का 108 हो जाएगा, बराबर में 0 लगा लेते हैं, ठीक है। x का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का अंदर गुणा कराएंगे तो माइनस का 12 हो जाएगा, x का अंदर गुणा कराएंगे तो x हो जाएगा, माइनस माइनस का गुणा कराएंगे तो प्लस हो जाएगा 9, x का गुणा कराएंगे तो x हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस का कितना आ जाएगा, 108 आ जाएगा, बराबर में कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों से हम x कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर एक x बचा, और यहाँ से हम अगर एक x कॉमन ले लिए हैं तो यहाँ पर एक ही x था, तो अब कुछ बचेगा नहीं मात्र 12 के अलावा, वो भी माइनस का 12 ही बचेगा। अब इधर से हम 9 देखो, इसके पास x है लेकिन इसके पास कुछ नहीं है, अर्थात हम इससे x कॉमन ले सकते हैं, लेकिन ये दोनों पद हमको नहीं दे पा रहे, मतलब एक ही पद में हमको x मिल रहा है तो कॉमन नहीं ले पाएंगे, क्योंकि दोनों पद जो चीज हमको दें वही हमको कॉमन लेना चाहिए। तो ये x नहीं कॉमन हो सकता। अब देखते हैं, देखो इसमें 9 है और इससे 108 में भी 9 है, तो यानी 9 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। प्लस का 9 कॉमन ले लीजिए, यहाँ पर मात्र x बचेगा, यहाँ पर
108 से 9 चला गया है तो 12 बचेगा, यानी माइनस का 12 बचेगा। अब जितना भी कैलकुलेशन किया है, अब हम देखते हैं कि यदि हमारे पास जो आया है कॉमन लेने के बाद यदि वो दोनों बराबर हैं तो इसका मतलब हमारा कैलकुलेशन सही है, वरना गलत है। चलते हैं। अब दोनों कोष्टक बराबर हैं तो हम किसी एक कोष्टक को ले लेते हैं और एक कोष्टक में हमारी माइनस कॉमन ली हुई संख्या यानी x और 9 यानी कि x प्लस में 9 हो जाएंगी। यही आपके 28वें नंबर क्वेश्चन के गुणनखंड हो जाएंगे। 29वां नंबर क्वेश्चन है। 29वां नंबर क्वेश्चन, हालांकि अभी तक के जितने भी बताए गए पहले भाग नंबर पहले में और भाग नंबर दूसरे में तो एक ही क्वेश्चन हुआ है अभी, तो इन सभी क्वेश्चनों में से ये सबसे बेहतरीन और अच्छा क्वेश्चन है और इसको अलग करने का तरीका भी है, यानी कि ये सबसे अलग तरीका है इसको करने का। तो सबसे पहले हम इसमें देख रहे हैं कि हमारे पास जब हम चरों का समीकरण देखते हैं तो उसमें एक ही चर होता है, वो है आपका x, और दूसरा चर होता है a b c। ठीक है, अब देखते हैं हम, तो यहाँ पर आपको b भी मिल रहा है और यहाँ पर c मिल रहा है, यानी कि दो दो चर हैं और एक आपकी अचर संख्या भी है। ठीक है, तो क्या करें कि अगर हम तीनों से कुछ कॉमन हो रहा है तो पहले कॉमन ले लेते हैं। अगर कॉमन ले लेंगे तो थोड़ा समीकरण हमको छोटा हो जाएगा, जिससे मतलब कि इसके गुणनखंड कराने में थोड़ा सा हमको समझ में भी आएगा और नॉर्मल हो जाएगा करने में। तो अगर कॉमन हो रहा है तो, नहीं तो कॉमन नहीं हो रहा तो फिर जैसा है वैसे ही करना पड़ेगा। देखो, इसके पावर में c की पावर में 5 है, c की पावर में 4 है और c की पावर में 3 है, यानी कि अगर हम देखें तो इसमें c की पावर 3 है, इसमें भी c की पावर 3 है, क्योंकि इसके पास तो c की पावर 4 है ना, तो ये c की पावर 3 तो कॉमन दे ही सकता है। इसके पास तो c की पावर 5 है तो c की पावर 3 तो कॉमन दे ही सकता है, यानी हम तीनों से c की पावर 3 कॉमन ले सकते हैं, इसके अलावा और हम कॉमन कुछ नहीं है। तो ठीक है, पहले हम इनको कॉमन ले लेते हैं, फिर इसके बाद में कुछ करते हैं। तो c की पावर क्या है, c की पावर हमारा 3 है, इसको अगर हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पर b स्क्वायर मात्र बचेगा और इधर क्या बचेगा, प्लस का 8 बच जाएगा, b बच जाएगा। अब देखो, c की पावर 4 था तो c की पावर 3 ले लिया तो c की पावर 1 बचा, तो c की पावर 1 लिखो या मात्र c रखो। भाई जिसके पावर में 1 हो तो उसका मतलब लिखो या ना लिखो, होता ही है। हाँ, प्लस में 12 हो जाएगा और c की पावर 5 था जिससे हमने c की पावर 3 ले लिया तो c की पावर 2 आपके पास बचा रहेगा। ठीक है, ये हो गया। अब इसको साइड में रखिए। अब इन दोनों समीकरण से देखिए अब इस समीकरण में हमको इस समीकरण से तुलना करानी है, तो करा देते हैं। c की पावर 3 इसको बाहर रखते हैं, यहाँ पर b स्क्वायर और प्लस का 8b c प्लस का 12c स्क्वायर, इससे अगर हम तुलना कराएं ax स्क्वायर प्लस में bx और प्लस में c से तुलना कराएं तो c वाला जो आपका पद है वो हमारे पास मिल जाएगा 12। आप चाहें तो 12c स्क्वायर भी ले सकते हैं अगर आप चाहें तो ठीक है, हम चाहते हैं तो ठीक है, क्योंकि आप लोग बोलेंगे कि पहले हमने सवाल किया था तो ये जो पूरा c वाला पद होता है तो c का जो मान है वो 12c स्क्वायर होगा। तो ठीक है, हम c का मान 12c स्क्वायर ले लेंगे। जो आपका b का मान है वो b का मान तो x से तुलना करेंगे इसकी, तो इधर तो x मतलब b हो गया, बचा b का मान, तो b का मान तो 8c होगा। ठीक है, 8c ले लेते हैं। इसी तरह का एक क्वेश्चन और आया था, और a की तुलना करेंगे तो इसका तुलना इससे हो गया, a की तुलना करेंगे तो इधर 1 के बराबर और कुछ नहीं है, a का बराबर, तो a के बराबर 1 हो गया। फिर दूसरी बात क्या है कि a और c का गुणा कराएंगे तो a के पास 1 है, इसके पास है 12c स्क्वायर, तो 12c स्क्वायर का गुणा अगर हम 1 से कराते हैं तो हमारे पास आ जाता है 12c स्क्वायर आ जाता है। 12c स्क्वायर के ऐसे दो गुणनखंड कराने हैं जिनका हम गुणा करें तो 12c स्क्वायर ही आए, लेकिन अगर हम उनको जोड़ें या अगर जोड़ने पर ना आए तो घटा दें तो हमारा b का मान यानी 8c आ जाए। तो ऐसे गुणनखंडों को ढूंढते हैं। तो 12 की यदि हम प्यारे बच्चों गुणनखंड कराएं, 12c स्क्वायर के गुणनखंड कराएं तो 12 के जो गुणनखंड हो जाएंगे 2 गुणे 2 गुणे और 3 हो जाएंगे। ठीक है, और यदि c के गुणनखंड कराएं, कोष्टक लगा देते हैं, c के गुणनखंड अलग से लिख लेते हैं कोष्टक के बाहर, c के गुणनखंड कराएं तो c स्क्वायर के गुणनखंड c गुणे c ही होंगे। राइट, तो जब हम दो डिपार्ट तो हम करते हैं तो दोनों डिपार्टों को एक एक सी दे देंगे। ठीक है, तो अब देखो ये 12 के गुणनखंड हुए। अब इनको ऐसे दो भागों में, ऐसे दो डिपार्टों में तोड़ना है जिससे हमारा 8 यानी कि b का मान आ जाए। तो अगर हम देखें प्यारे बच्चों तो इधर क्या है कि इधर हमारे पास 3 दूनी चाहिए, यानी कि इस वाले डिपार्ट को हम 6 ले लेते हैं, इस डिपार्ट में 2 ले लेते हैं। अब यदि इन दोनों को गुणा कराते हैं तो हमारे पास 12 आता है, 6 दूनी 12 होता है। और लेकिन अगर हम इन दोनों को अगर जोड़ दें तो हमारे पास 8 आ जाएगा, लेकिन 8 के साथ c भी आना चाहिए। तो हमने बोला था कि इन दोनों डिपार्टों को एक एक c दे देते हैं। देखो
2c और 6c को अगर जोड़ेंगे तो 8c ही आएगा, यानी कि हमारे ये गुणनखंड एकदम परफेक्ट है। सो हम ऐसा लिख लेते हैं। अब हम इसको कर देंगे, यहाँ पर लिख देंगे b का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा 2c, प्लस में हो जाएगा 6c हो जाएगा, और यहाँ पर b है तो b बाहर रख देते हैं, और प्लस में क्या हो जाएगा 12c का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, c का क्यूब कर देंगे, यहाँ से गुणा कराएंगे तो b का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, प्लस का गुणा कराएंगे तो 2c, और अंदर आ जाएगा b, प्लस का गुणा कराएंगे तो प्लस हो जाएगा 6, और c b का गुणा कराएंगे तो b हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा 12c के स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों से हम कॉमन ले सकते हैं, तो देखो एक b इसके पास है और एक इसके पास भी एक b है। हालांकि इसके पास तो b की पावर 2 है, यानी कि b 2 है, तो एक b तो दे सकता है ना कॉमन, अर्थात हम कॉमन ले सकते हैं। तो ठीक है, ले लेते हैं कॉमन। तो c की पावर में जो 3 है ये बाहर ही रहेगा, और यहाँ से हम अगर b कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर b बचेगा, और यहाँ पर मात्र 2 और c बचेगा। ठीक है, अब देखो इससे हमारे पास, देखो इसके पास 12 है, इसके पास 6 है, तो इस दोनों से हम 6 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि 12 के पास भी 6 है और ये वाले पद के पास भी 6 है, तो 6 कॉमन ले सकते हैं, वो भी प्लस का ले सकते हैं 6 कॉमन। अब देखिए दोनों के पास, देखो इसके पास तो c की पावर 2 है, इसके पास c की पावर 1 है, यानी कि दोनों के पास c की पावर 1 तो है, तो c हम कॉमन ले सकते हैं। तो इसके पास से 6 खत्म और c खत्म, तो यानी मात्र b बचा। इससे हमने 12 कॉमन लिया तो मात्र 2 बचेगा, और c भी कॉमन ले लिया, एक तो c तो कॉमन ले लिया तो एक c बचेगा आपके पास। ठीक है, ये हो गया। अब हम देख रहे हैं कि दोनों कोष्टक आपके सेम है, यानी कि हम किसी एक कोष्टक को उठा लेंगे, एक कोष्टक को उठा लेंगे, यानी कि b प्लस में हो जाएगा 2c हो जाएगा, और एक कोष्टक में हम लिख लेंगे कॉमन ली हुई संख्याओं को। तो कॉमन ली हुई संख्याएं क्या है हमारे पास, b प्लस में हो जाएंगी 6c। ठीक है, ये 6c हो जाएंगी, यही आपके गुणनखंड हो। इस तरह के क्वेश्चनों में यदि कुछ कॉमन हो रहा है तो कॉमन ले लेंगे। तो देखो तीनों पद में हमको तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है कि कॉमन हो रहा है, तीनों पद से कॉमन लेंगे ना, तो कॉमन तो कुछ नहीं हो रहा ना। तो कॉमन नहीं हो रहा तो हमने बताया था, याद कीजिए कि हमने कहा था कि अगर कॉमन नहीं हो रहा तो जैसा है सवाल वैसे ही करना शुरू कर दीजिए। तो हमको तुलना करना है ताकि हम a और b का मान निकाल सकें। तो अगर हम तुलना करेंगे तो a स्क्वायर प्लस में b x हो जाएगा, प्लस में c हो जाएगा, c का बोले तो माइनस का 18 आ जाएगा यहाँ पर, और b का बोले तो यहाँ पर ये इसका मान यानी x की जगह b हो गया, और रही बात b की तो b आपका 3a होगा, होगा कि नहीं होगा। अगर आप रखना चाहते हैं b की जगह 3 तो केवल 3 ही रखिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, रख सकते हैं आप। ठीक है, और a की जगह इस बार क्या दिया है, a की जगह दिया है आपको a स्क्वायर दिया है। लेकिन अगर a स्क्वायर नहीं लेना चाहते, आप सोचते हैं कि देखो अगर आपने b में भी अचर संख्या ली है, c में भी अचर संख्या ली है, b में आपको अचर और चर दोनों संख्या मिल रही थी, लेकिन आपने अचर संख्या ही लिया है, तो फिर a के साथ नाइंसाफी ना करेंगे। a के साथ आपको 1 भी मिल रहा है और a स्क्वायर भी मिल रहा है, यानी कि चर और अचर दोनों संख्या मिल रही है ना, तो a के साथ नाइंसाफी ना करते हुए हम उससे अचर संख्या ही लेंगे, यानी कि a का मान a का ही लेंगे। नहीं तो फिर इसके अगर आप a का मान जो है a स्क्वायर लेना चाहते हैं तो a स्क्वायर यानी कि इसके पास a स्क्वायर ले लेंगे, यानी कि इसका चर और अचर दोनों लिया ना a का, तो फिर b का भी लीजिए 3 है। b के साथ क्या को मान लो c के साथ मान लो अचर संख्या ही है, लेकिन b तो है, b के पास तो चर और अचर है ना, तो अगर a के साथ चर और अचर दोनों ले रहे हैं, एक को तो हम लिखते नहीं लेकिन लिया ना आपने एक, तो a का अगर चर और अचर लिया है तो फिर b का भी मान लीजिए चर और अचर, और यदि आप b का मान अचर संख्या ही लेना चाहते हैं तो a का मान भी आप अचर संख्या ही लीजिए। ठीक है, यही हम पिछले वाले सवाल में भी बताना चाहते थे, लेकिन हमने उसमें अचर और चर दोनों संख्या ले लिया था, इसमें हम केवल अचर अचर संख्या ले रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, अगर कुछ कर रहे हैं तो सभी तीनों a b c के साथ तीनों के साथ कीजिए। ठीक है, अब देखो गुणा कराएंगे तो इसका गुणा हो जाएगा तो 18 हो जाएगा, 18 के ऐसे दो गुणनखंड कीजिए तो b का मान यानी कि 3 आ जाएगा। तो इसके गुणनखंड करेंगे 18 के करेंगे तो 9 दूनी 18 यानी कि 2 गुणे 3 गुणे 3 हो जाएगा, 3 त्रिकाई 9 9 दूनी 18, 18 के गुणनखंड आ जाएंगे। इसको कुछ दो डिपार्टों में चेंज कीजिए और लाइए कि कितना आ रहा है। देखिए अगर हम इसको एक डिपार्ट में रख दें यानी 6 को रख दें और एक डिपार्ट में हम 3 को रख दें, तो 6 में 3 को घटाएंगे तो हमारे पास b का मान यानी 3 आ जाएगा, और 6 और 3 का गुणा कराएंगे तो 18 आ जाएगा, जो कि हमारा एकदम सही है। तो हम इधर चलते हैं तो a का स्क्वायर और b का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 3 की जगह रखेंगे 6 और माइनस का 3। ठीक है, अब इधर क्या है ab है तो ab बाहर रख दीजिए, माइनस का आपका 18 हो जाएगा। ठीक है,
लेकिन याद रखिए, याद कुछ नहीं रखना है, आपने इधर कर दिया ना तो बस माइनस का अंदर तो गुणा कराना ही है, तो माइनस का अंदर गुणा कराओ तो माइनस का 6 हो गया और ए बी हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। माइनस माइनस का गुणा हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 3ab हो जाएगा, ठीक है। और ये माइनस का क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। बराबर में जीरो तो लगाना है क्योंकि आप गुणनखंड ज्ञात कर रहे हैं, जीरो लगा देंगे तो ज्यादा सही रहेगा। अब देखिए इससे कॉमन क्या हो रहा है, देखो इसके पास भी ए है, इसके पास बी है, इसके पास ए और बी है, तो नहीं हम क्या ले सकते हैं, ए और बी कॉमन ले सकते हैं, तो इसके पास एक ए बचेगा, इसके पास एक बी बचेगा, ठीक है। इसके पास एक बी और एक ए तो था ही, अब कुछ नहीं बचेगा, मात्र 6 बचेगा, वो भी माइनस का 6 बचेगा, ठीक है। अब हम इससे क्या कर लेने वाले हैं, इसके पास ए भी है लेकिन इसके पास नहीं है तो नहीं लेंगे, लेकिन इसके पास 3 है और 18 के पास भी 3 है, तो यानी दोनों से हम 3 कॉमन ले सकते हैं, वो भी प्लस का ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ए भी बचा और 18 से यदि 3 ले लेंगे कॉमन तो मात्र 6 बचेगा, तो हम यहाँ पर रख देते हैं। दोनों कोष्टक हमारे समान है, यानी किसी एक कोष्टक को ले लेते हैं, उठा लेते हैं और किसी एक कोष्टक में बाहर कॉमन ली हुई संख्याओं को रख देते हैं। यही हमारे क्या हो जाने वाले, गुणनखंड हो जाने। अंडर रूट दे रखा है। अब अंडर रूट वाली संख्या है तो ये लगता है हमको कि ये सबसे नया क्वेश्चन और सबसे बेहतरीन क्वेश्चन होगा, क्योंकि इससे आप सीखेंगे कि अंडर रूट वाले सवालों को कैसे करते हैं। तो इस चैप्टर में अंडर रूट वाले क्वेश्चनों में से केवल एक ही क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है नहीं, तो आपके पास समझने के लिए मात्र एक ही चांस है। अच्छे से समझिए, ध्यान से समझते हैं तो समझ में आएगा। तो ठीक है, हम पहले तुलना करते हैं। तो a स्क्वायर और प्लस में हो जाएगा bx हो जाएगा, प्लस में c हो जाएगा, ठीक है। तो c का मान हो गया 24 हो जाएगा आपके पास, और जो आपके पास b का मान है, b का मान है 2 अंडर रूट 3 हो जाएगा, और इसके बाद आपके पास a का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। हमको क्या करना है कि a और c का गुणा करा देंगे, तो a और c का अगर हम गुणा कराते हैं तो हमारे पास क्या हो जाने वाला है, 24 होने। 24 के गुणनखंड कराएंगे, यही बात है ना कि 24 के भैया गुणनखंड कराइए, तो 24 के गुणनखंड कराएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 हो जाएगा, 3 गुणे 6 6 12 बाद में 24 होगा। अब देखिए, अब हम गुणनखंड करा लिए, गुणनखंडों में से हमारे पास अंडर रूट का कोई गुणनखंड नहीं है। अब अंडर रूट का गुणनखंड नहीं है तो फिर b का मान कैसे लाएंगे, b का मान लाएंगे कैसे, नहीं ला पाएंगे, दिक्कत हो जाएगी। तो हम क्या करें कि अब आप एक बार विस्तार से समझिए कि जैसे आपका जो 3 होता है, 3 के ऊपर अंडर रूट का मतलब होता है कि अंडर रूट का मतलब होता है कि 3 के ऊपर 1/2, यानी कि जिस संख्या के ऊपर 1/2 ये बोल सकते हैं कि आधी पावर लगी होती है, उसी को अंडर रूट कहते हैं, ठीक है। लेकिन यहां पर अगर हम गुणनखंड में देखें 3, अब 3 ही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इधर b का मान लाने के लिए आपके पास 3 ही तो है अंडर रूट में, 2 को थोड़ा अंडर रूट में बनाएंगे। अरे भैया 2 को अगर अंडर रूट में बनाएंगे, लेकिन हमारे पास b जो है वो तो अंडर रूट 3 का इंतजार कर रहा है, और हम बना रहे हैं इधर अंडर रूट 2 का, तो गड़बड़ हो जाएगा ना। इसलिए हम 3 को ले रहे हैं, और 3 को अंडर रूट में कैसे चेंज करना है, देखो इधर। तो देखो अंडर रूट में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, देखो हमारे पास 3 है, 3 की पावर में 1 लगा है, 3 के घाते में 1 लगी है कि नहीं लगी है, जिसके ऊपर कोई घात नहीं उसके ऊपर 1 की घात। अब 3 की घात को हम क्या करते हैं, 2 भागों में तोड़ देते हैं, यानी 3 की पावर में 1/2 और 3 की पावर में 1/2। 1 को हमने आधा और आधा कर दिया, यानी कि ये बन गया, या फिर इसको कह सकते हैं कि अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट 3। अब अंडर रूट 3 का गुणा अंडर रूट 3 में कराएंगे तो 3 ही आएगा, यानी हम 3 को इस रूप में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। तो 24 हो जाएगा यहाँ पर आ जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3, ये आपके 24 के नए गुणनखंड हो गए। अब रही बात, अंडर रूट 3 तो आ गया, अब 2 कैसे लाएं, तो देखो यहाँ पर क्या है, एक डिपार्ट में आप 4 ले लीजिए और एक डिपार्ट में आप 2 लीजिए, और एक अंडर रूट इसको दे दीजिए और एक अंडर रूट इसको दे दीजिए। अब देखिए, यदि आप 2 अंडर रूट 3 का गुणा 4 अंडर रूट 3 से कराएंगे तो 2 का गुणा 4 का गुणा 2 से हो जाएगा, तो हो जाएगा 4 दूनिया 8, और अंडर रूट का गुणा अंडर रूट से हो जाएगा तो अंडर रूट हट जाएगा, यानी कि आपके पास हो जाएगा 3, यानी 24 आ गया ना 24, यानी हमारे गुणनखंड जो हमने डिपार्ट में बांटे वो एकदम परफेक्ट है। अब बस हमको किसी तरह से ये तो जोड़ करके ये तो घटा करके हमको 2 अंडर रूट 3 लाना। तो देखो अगर हम 2 अंडर रूट 3 में माइनस करते हैं 4 अंडर रूट 3 को, तो 2 में 4 तो घटेगा, तो माइनस का 2 अंडर रूट 3 आ जाएगा, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है।
और हमको तो लाना प्लस का है। तो फिर क्या करें, हम क्या करें, 4√3 में माइनस करें 2√3 को, यानी हमको जस्ट इसका उल्टा करना पड़ेगा। तब घटाने पर प्लस का 2√2 आएगा, यानी यही हमारे पास गुणनखंड हो जाएंगे। ठीक है, तो यानी कि हमारे पास हो जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस प्लस का हो जाएगा 2, एक मिनट 2 नहीं होगा, यहाँ पर क्या है हमारे पास 4√3 आ गया और माइनस का आ गया 2√3 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर बाहर x है और माइनस का क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में आपका हो जाएगा, प्लस का गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 4√3 हो जाएगा, x का गुणा कराएंगे तो x हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा माइनस, क्योंकि प्लस का गुणा माइनस से कराएंगे तो माइनस आएगा, और 2√3 हो जाएगा, यहाँ पर x हो जाएगा और माइनस का 24 हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों से हम x कॉमन लेंगे क्योंकि हमारे पास x ही कॉमन हो रहा है, इसके अलावा और हमारे पास कुछ कॉमन नहीं हो रहा। ठीक है, तो यहाँ से x कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर क्या है x कॉमन ले लिया तो यहाँ पर x ही था और कुछ बचा ही नहीं है। यहाँ पर क्या बचा हमारे पास 4√3 बचा। ठीक है, अब इन दोनों से हम माइनस कॉमन लेते हैं क्योंकि ये वाला डी पार्ट यहाँ पर प्लस का है और ये वाला डी पार्ट प्लस का है, तो ये दोनों तो माइनस के हैं, तो इन दोनों से माइनस कॉमन लेना पड़ेगा ताकि हम इसको प्लस का बना सकें। ठीक है, तो माइनस कॉमन लेंगे हमारे पास। अब देखिए और क्या कॉमन है हमारे पास, तो यदि हम इससे दोनों से 2 कॉमन ले लें, अब देखो 24 के पास √3 भी है, ये वाले गुणनखंड में देखें तो हम 2 कॉमन ले सकते हैं और एक तो अंडर कॉमन ले सकते हैं। इसके पास भी 2 और एक तो √3 है और इसके पास भी है कि नहीं है, तो 2 और अंडर अगर 3 कॉमन लेंगे तो हमारे पास यहाँ पर x बच जाएगा और यहाँ पर 2 दूनी 4 बच जाएगा प्लस का, और एक अंडर रूट बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा, यानी दोनों डिपार्ट बराबर है, तो यहाँ पर x प्लस का हो जाएगा 4√3 हो जाएगा और एक कोष्टक में हो जाएगा कॉमन ली हुई हमारी संख्याएं हो जाएंगी। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो 8x स्क्वायर क्वेश्चन तो आपको दिख ही रहा होगा, सीधा हम तुलना करना सीखते हैं, सीख तो चुके ही होंगे, बस देखिए आप, तो bx हो जाएगा प्लस में c हो जाएगा, इधर क्या है c का मान आपके, अब ये वाला जो पद होता है पूरा, ये पूरा पद होता है c का मान। मैंने अभी कहा था कि अगर आप c वाले पद में, यानी कि आपके पास चर और अचर दोनों संख्याएं हो रही हैं, तो आप अगर इसमें c वाले पद में मात्र आप अचर संख्या लेना चाहते हैं तो फिर b वाले पद में बस केवल आप अचर संख्या लेंगे। ए वाले पद में तो हालांकि अचर संख्या ही कॉमन हो रही है, मतलब अचर संख्या ही हमको मिल रही है और कुछ नहीं मिल रहा है, लेकिन बी वाले पद में आपको x से x की तुलना करेंगे तो हमारे पास 2 और y हमको मिल रहा है, और c वाले पद से हमको 15y² मिल रहा है। तो अगर आप c वाले पद में मात्र अचर बस लेना चाहते हैं तो b वाले पद में बस अचर लीजिए, और यदि c वाले पद में आप 15y² अर्थात चर और अचर दोनों लेना चाहते हैं तो फिर b का भी मान आप 2y यानी कि चर और अचर लीजिए। इन्हीं दोनों तरह से कर सकते हैं, या तो आप b का मान क्या कर सकते हैं 2 लेंगे और c का मान 15 लीजिए। भाई सबको एक के साथ भेदभाव नहीं कर सकते ना, सबके साथ बराबर करना पड़ेगा। और अगर आप इसके साथ अचर संख्या और चर संख्या दोनों लेना चाहते हैं तो फिर इसको भी चर और अचर यानी कि 2y लीजिए। तो आप ये भी ले सकते हैं या फिर ये भी ले सकते हैं, दोनों तरह से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं, हम अगर इसको लेते हैं तो इसकी तरह करते हैं, आप उसको लेते हैं तो उसकी तरह कीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। आपको यदि ये ज्यादा आसान लगता है तो हम इस तरह से कर देते हैं। ठीक है, तो दोनों तरह बता देते हैं। तो देखो a और c का अगर तुलना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 का, अगर हम ये वाला ले रहे हैं तो अगर हम a और c का तुलना करेंगे तो 15 का गुणा 8 से होगा तो हो जाएगा 8 × 40 हो जाएगा, 8 × 40 हो जाएगा, 4 8 4 12 हो जाएगा। ठीक है, 105 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 में हो जाएगा y का स्क्वायर हो जाएगा। अब 120 के हम ऐसे गुणनखंड करें कि हमारे पास क्या आ जाए b का मान यानी कि 2y आ जाए। ठीक है, तो अगर हम b के यहाँ पर यानी कि 120y² लेते हैं, इसके गुणनखंड करते हैं तो हमारे पास हो जाएगा 60 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 30 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर 5 होगा, यानी 3 पर 15 दूनी 30, 30 दूनी 60 दूनी 120 हो जाएगा। ठीक है, और रही बात y² की, अगर आप ऐसे लेते हैं तो y², और अगर उस तरह लेते हैं आप तो मात्र आपके पास 120 आएगा, और अगर आप इस तरह लेते हैं तो फिर y² का भी गुणनखंड करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो जब आप दोनों 2 डिपार्ट में जब इस संख्याओं को बांटेंगे तो प्रत्येक डिपार्ट को आप y और एक y दे दीजिएगा। लेकिन अगर आप इस तरह कर रहे हैं तो अगर आप संख्याओं को डिपार्ट में बांटेंगे तो कोई y देने की आवश्यकता नहीं है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो यहाँ से अगर हमको कितना लाना है 2y लाना है, तो 2y आप चाहे घटा के लाइए चाहे जोड़ के लाइए। तो देखिए अगर हम इधर करें 3 × 5 = 15 और 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो अगर 8 में 15 को घटाएंगे तो नहीं बनने वाला। फिर हम क्या करें
फिर हम करते हैं कि भैया 3 का गुणा करते हैं तो 3 दुनाई क्या हुआ 6 हुआ, ठीक है, 3 दुनाई 6 हुआ, 6 दुनाई 12 हुआ, ठीक है। और 5 यानी कि एक में क्या ले लेते हैं, एक में हम ले लेते हैं ये वाली संख्या, कौन सी संख्या, ये वाली संख्या, तो यहाँ से हमको 6 मिल जाएगा। और एक डिपार्ट में हम यहाँ से ये ले लेते हैं, यानी 3 दुना 6, 6 दुना 12, यानी कि यहाँ से हमको इस डिपार्ट में 12 मिल जाएगा। और यदि इसका और इसका गुणा कराते हैं तो हमको 5 दुना 10 मिल जाएगा, ठीक है। तो यानी कि इस डिपार्ट से हमको 10 मिला, ठीक है। अगर हम करें हमारे पास 10 और 12 मिला, अगर हम इन दोनों का गुणा करें तो हमारे पास 120 आता है, लेकिन इन दोनों को अगर घटा दें तो हमारे पास 2 आ जाएगा, ठीक है। अगर आप ये वाला मान लेकर के चल रहे हैं तो आपको इतना करना है और सीधा सीधा यहाँ पे रख देना है, ठीक है। हम चलते हैं ये वाला मान लेकर के, यानी कि हमने ये वाली वैल्यू लेकर के चलते हैं। तो अगर ये वाली वैल्यू लेकर के चलते हैं तो आपका काम हो गया, यानी x का स्क्वायर और प्लस का हो जाएगा यहाँ पर 12 माइनस का 10। अब यहाँ पर आपने एक्स वाई तो लिया नहीं, तो एक्स वाई आपको बाहर रखना पड़ेगा और माइनस का 15 वाई स्क्वायर रखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ से करेंगे तो 8 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 12 और यहाँ पर हो जाएगा एक्स वाई, और माइनस का हो जाएगा 10 एक्स वाई और माइनस का हो जाएगा 15 वाई स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया। अगर आप ये वाले से ये वाले गुणनखंड ले रहे हैं, बिना अचर वाले गुणनखंड ले रहे हैं, लेकिन आप अगर चर और अचर दोनों गुणनखंड ले रहे हैं सी और बी का मान, तो फिर आपके एक वाई इसको और एक वाई इसको देना पड़ेगा, यानी कि ये कुछ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो फिर दूसरी तरीके से हम चलते हैं, दूसरी तरीके से, ठीक है। पहली तरीके से इस तरह होगा तो आप कॉमन ले लीजिएगा, ठीक है। और यदि आप इस तरह लेते हैं तो आपके क्या हो जाएंगे, आपके गुणनखंड हो जाएंगे प्लस का ये 12 वाई हो जाएगा, माइनस का आपका 10 वाई हो जाएगा, ठीक है। अब आपने y तो कॉमन ले रखी थी, तो बाहर आपके पास मात्र x बचेगा और माइनस का क्या हो जाएगा 15 वाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से आप गुणा करेंगे तो प्लस का 12 वाई हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 10 वाई हो जाएगा, लेकिन x का तो साथ में गुणा करेंगे तो x भी आएगा ना साथ में, और माइनस का 15 वाई। देखिए लास्ट में दोनों बराबर ही आते हैं, आप चाहे c का मान चर में लीजिए या फिर c का मान चर और अचर दोनों में ले लीजिए। तो मैंने बताया था ना कि आप चाहे जिस तरह कर सकते हैं, बस ध्यान में रखना है कि किसी भी ना तो a के मान ना तो b और ना ही c, तीनों के साथ हमको भेदभाव नहीं करना है। यदि आपने c का मान चर और अचर लिया है तो फिर b का मान चर और अचर लीजिए, और अगर a के पास मात्र अचर है तो कोई बात नहीं, अगर इसका भी चर और अचर दोनों काम हमारे पास मिल रहे हैं तो ले लेना है। और अगर आप सबका अचर संख्या ही लेना चाहते हैं तो सबकी अचर लीजिए। तो दोनों तरह से आपका कर सकते हैं। अब बची आपकी कॉमन लेने की संख्या, तो यहाँ भी कॉमन ले लीजिए, सेम है, और यहाँ भी कॉमन ले लीजिए, एकदम सेम है, दोनों तो सेम आ गए। अब आगे का हम कॉमन लेते हैं, ठीक है। तो कॉमन लेंगे तो हम यहाँ पर देखो 12 है, यहाँ पर 4 है, 8 है, तो दोनों से हमें 4 कॉमन मिल रहा है और इन दोनों से हमको x कॉमन मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आपका 2 और x बचा, और यहाँ से हमारे पास 4 कॉमन लिया तो हमारे पास 3 बचा और मात्र y बचा, ठीक है। अब इन दोनों से माइनस पहले कॉमन ले लेते हैं, फिर क्या बचेगा हमारे पास 15 और 10 से हमारे पास 5 कॉमन हो रहा है, ठीक है। और y यहाँ पर इन दोनों से हमको y कॉमन मिल रहा है, ठीक है। तो y कॉमन लेते हैं तो 5 से 10 चला गया तो 2 बचेगा, और यहाँ पर x बच जाएगा, प्लस हो जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा, y से हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा। दोनों डिपार्ट बराबर हैं तो हम किसी एक को लिख लेते हैं, 2x लिख लेते हैं, प्लस का 3y लिख लेते हैं, और एक में कॉमन ली हुई संख्याओं को यानी कि 4x ले लेते हैं, माइनस का 5y ले लेते हैं, ठीक है। यही आपके गुणनखंड हो जाएंगे। तो क्वेश्चन भर करके आए हैं इस चैप्टर में। ये क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन तो आपने बहुत सारे किए होंगे, तो हम आपसे ये उम्मीद रखते हैं कि आप ये दोनों क्वेश्चन, ये इस बुक के यानी कि इस प्रश्नावली के ये अंतिम क्वेश्चन है, इनको आप कर पाएंगे। और उम्मीद रखते हैं आपसे कि आपने यदि ध्यानपूर्वक भाग नंबर 1 और भाग नंबर 2 यानी कि ये वाली क्लास और पहले इसके पहले की जो क्लास थी उसको यदि आपने ध्यान से कंटिन्यू देखा है तो आपको अब चर के गुणनखंड करने से कोई नहीं रोक सकता, और सभी गुणनखंड किसी भी प्रकार का अगर आपको आ जाता है तो आप उसके कर सकते हैं। यदि कोई भी डाउट हो तो कमेंट में आप बिल्कुल बता सकते हैं। शेयर कर दीजिए वीडियो अपने मित्रों के साथ, और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली क्लास में अगले प्रश्नावली के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।